हम लोग इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17th मेंस एग्जामिनेशन का समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का आंसर बुक देखेंगे और उसको इवेलुएट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से एक कैंडिडेट ने 3 घंटे के समय में एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को लिखा है। इन्होंने बहुत ही अच्छा से आंसर को लिखा है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इन्होंने कम समय और कम स्पेस के बावजूद इन्होंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। पहला प्रश्न जो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये कुछ इस तरह से आंसर की शुरुआत करते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद पहला कानून था जो ब्रिटिश शासन के बाद आया था। यह एक सुधारात्मक कानून था जो 1857 की क्रांति जैसे विद्रोह को भविष्य में न होने दिया जाए। इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे तथा पहली बार इसमें भारतीयों को स्थान दिया गया। इसके प्रावधान निम्न हैं। विभागीय प्रणाली बहुत ही जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था कि पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत है वो यहीं से हमें देखने को मिलती है। पहली बार हुई थी जिसके सदस्यों में सीट 60 थी। ये सीट वगैरह लिखे हैं, लेकिन जो भी है सबसे पहला जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको कहते हैं। ये एक पॉइंट यहीं से मिल गया, यहीं पर इनको एक मार्क्स इस लाइन के लिए दे दिया जाएगा। प्रावधान में निम्न चार्ट के माध्यम से देखा जा सकता है। फिर इन्होंने एक चार्ट को बनाया है, डायग्राम को, और दिखाने की कोशिश की है। जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि पहला इन्होंने लिख दिया था। वायसराय कार्यकारिणी परिषद में स्थान, ओके, शासन, बार बार विभागीय प्रणाली, पहली बार ब्रिटिश अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, देखिए अब इन्होंने इतनी खूबसूरत ये सब बातें जो लिखी है, इसको इस तरह से प्रेजेंट करने से बेहतर है कि देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर 3 ही पॉइंट लिखते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। मान लीजिए कि 4 ही पॉइंट लिखना था इनको। ये सब इतना खिचड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 4 ही पॉइंट लिखते हैं, वही जो 4 पॉइंट है आपको नंबर दिला देता, जितना आपको नंबर चाहिए था। इससे क्या होता है कि फिर पढ़ने में समस्याएं हो जाती हैं। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर क्या है कि वो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर 4 ही पॉइंट लिखते हैं और फिर जो है ना वो अलग इम्पैक्ट डालता। 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती दिख रही है, जैसे पोर्टफोलियो वाला है, तो आपको एक ही बार लिख देना चाहिए था। और तो ये चीज़ सीखना है हमें। इतना मतलब कि खिचड़ी बनाना बिल्कुल मतलब कि अच्छा नहीं लगता है जो पढ़ने वाले लोग हैं। और अदर जो चीज़ें हैं यहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन इतना हमें खिचड़ी नहीं बनाना है। अतः ब्रिटिश क्राउन द्वारा पहली बार भारतीयों को स्थान शासन प्रशासन में दिया गया, जो निर्णायक कदम था। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए इनको 4.5 से 5 मार्क्स जो है इनको आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को सही लिखा है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इतना मतलब कि खिचड़ी नहीं बनाना है। चीज़ों को एकदम साफ रखना है, अपनी बातों को एकदम साफ से कह देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। शुरुआत कुछ इस तरह से इनके द्वारा किया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह अंग्रेजों के खिलाफ सबसे सशक्त आंदोलन था, जिसके परिणाम स्वरूप देश में भारतीयों का शासन प्रशासन स्थापित हुआ। ठीक है, अब जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में आप लिखना स्टार्ट करते हैं कि आंदोलन को संरक्षण, स्वयं नेतृत्व, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वदेशी को बढ़ावा, भारतीय का सफल नेतृत्व, ओके, भारतीयों का सफल नेतृत्व, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को जेल में रखा गया। सभी नेताओं को नहीं हम लिखेंगे, प्रमुख नेताओं को। ओके, सभी का मतलब हो गया सभी, और प्रमुख का मतलब हो गया कि कुछ लोगों को, क्योंकि नेता तो बहुत सारे लोग थे ना, सभी को कोई भी कैसे गिरफ्तार कर सकता है? नहीं कर सकता है, कोई ना कोई बाकी रह जाएगा। तो ये चीज़ मतलब कि इन सारे शब्दों पर भी हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर भी आपने इस डायग्राम के थ्रू अच्छा करने की कोशिश किया है, लेकिन हम लोग इतना भी डायग्राम नहीं करेंगे कि चीज़ें हमें समझ में ना आए। ये एक तरह से लगता है कि नोट वगैरह हम लोग कर रहे हैं। आपने बातों को कितना अच्छा बातों को लिखा है, जैसे कि पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, ठीक है, स्वतः नेतृत्व यानी कि स्वस्फूर्त जिसको हम लोग कहते हैं, आंदोलन में ये कन्वर्ट हो गई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी बात को आप लिख रहे हैं। थोड़ा सा और बेहतर से हम लोग प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए, आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, जैसे हमें इतना इसमें खिचड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रभाव जब लिख रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बारे में कर रहे हैं। भूमिगत रेडियो, इस तरह से मतलब कि कभी इधर कभी उधर नहीं, ये आप दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं, तो दूसरे के हिसाब से उसको प्रेजेंटेशन आपको करना होगा कि उसे पढ़ने में सुविधा हो। नहीं तो ये चीजें इतनी जो आपने चीजें की हैं, ये थोड़ा सा लगता है कि नहीं। अब देखिए, यहीं पर आपने नेताओं की गिरफ्तारी, इस तरह से चीजें एक ही बार आप लिख दे रहे हैं। सरोजनी नायडू वगैरह को यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी की लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यही चीज कर रहे थे, नेताओं की गिरफ्तारी। आपने ऑपरेशन जीरो आवर जो पहले लिखा था,
वहीं पर आपको एक लाइन में जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ये चीज़ वहाँ लिख देते, राम वृक्ष बेनीपुरी को लिख देते, एनफ था इतना। आज़ाद दस्ता का आपने फॉर्मेशन करवाया है, ठीक है। अतः भारत छोड़ो आंदोलन सर्वाधिक भागीदारी देखी गई, ये भी आंसर आपने सही लिखा है। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए भी आपको 4 से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आपका यहाँ पर मतलब कि इस तरह से प्रेजेंटेशन को करेंगे तो इसका मतलब कि खामियाजा आपको थोड़ा सा भुगतना पड़ सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं तो चीज़ें इतनी बेहतर है, इसको थोड़ा सा ही लिखिए, मतलब कि इसमें 4 पॉइंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, 2 ही पॉइंट लिखेंगे, लेकिन वो 2 पॉइंट जो है ना वो एकदम पढ़ने लायक हो, एकदम दिल को खुश कर दे। नहीं तो ये फिर क्या होती है कि अलग एक इम्पैक्ट डालती है चीज़ों को। नाव संथाल विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ प्रकृति प्रेमी, स्वतंत्रता प्रेमी जनजातीय समुदाय द्वारा सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसका नेतृत्व चुन्नू मानसी के 4 पुत्र, यानी कि आपके इनके पिताजी का आपने नाम लिखा है, 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव द्वारा किया गया था। आंदोलन 55-56 में हुआ था। कारण आपने बताया पारंपरिक अधिकार हनन का था, दिक्कुओं का प्रवेश, नई भूराजस्व व्यवस्था, साहूकारों का हिस्सा, कर की बैठवेगारी, ठीक है, झूम कृषि पर प्रतिबंध, ओके, अनुबंधन मजदूरी, ठीक है, परहा पंचायत की समाप्ति, संथाल विद्रोह के प्रभाव में फिर जानते हैं, परहा पंचायत पुनः, ठीक है, आपने एरिया दिखाया है, महत्व और परिणाम को दिखाया है, पुनः झूम की खेती, ठीक है, जनजातीय नियुक्ति, ये भी आंसर आपने सही लिखा है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और हमें बेहतर करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए आपको 5 नहीं 4 मार्क्स तक ही मुझे लगता है कि मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें हैं आपकी सही है, इसमें और चीज़ों को कंक्लूड किया जा सकता था बेहतर तरीके से, तो वो थोड़ा सा मिसिंग है। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए, चूंकि यह भी क्वेश्चन 8 नंबर के का है, तो मुझे लगता है कि इसमें 5 नहीं 4 मार्क्स इसमें आपको दिए जाएंगे। पटना कलम, देखिए आपने पटना कलम में ये सब जो चीज़ें लिखी हैं कि पटना कलम चित्रकला का विकास पटना क्षेत्र के आसपास में हुआ था, औरंगजेब द्वारा कला पर प्रतिबंध लगाया गया तो कलाकार का एक दल बंगाल की ओर आया, बंगाल के आसपास के में मीर जाफर द्वारा कला संरक्षण, फिर इसके बाद प्रतिबंध हो। तो ये सब जो है ना, मतलब कि इस आंसर के लिए मतलब कि बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मतलब कि इरिलेवेंट जिसको कहते हैं। हमसे पूछा गया है पटना कलम चित्रकला, हमें पटना कलम चित्रकला पर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इस तरह की जब आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये बिल्कुल मतलब कि एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं है, इस आंसर के लिए नहीं है। इसमें हमें 7 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है, आपका आंसर यहाँ से शुरुआत होता है कि पटना कलम जो था वो मथुरा गंधार शैली नहीं, मथुरा गंधार शैली ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कहाँ से आपने लिख दिया। मथुरा गंधार शैली एक बुद्धिस्ट इम्पैक्ट वाली वो शैली है, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कहाँ पर, वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर बुद्धिस्ट में हमें क्या करते हैं कि एक रियल साइज जो ह्यूमन बींग है, जैसे बुद्धा को दिखाया गया है, वो वहाँ पर कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पर एक रियल साइज की तरह नहीं दिखाया जाता है, लोगों को अलग तरीके से इसमें दिखाया जाता है। ये एक तरह की पेंटिंग है, और मथुरा जो शैली है और गंधार शैली है वो स्कल्पचर से ज़्यादा मतलब कि प्रभावित है, वहाँ पर उसकी इम्पैक्ट है, तो वो नहीं लिखेंगे। मथुरा के जगह पर हम लोग मुगल लिखेंगे, पर्शियन लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये पेंटिंग है और मथुरा जो शैली है वो स्कल्पचर है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। और भी हम लिख सकते हैं, स्थानीय लिख सकते हैं, तब जाकर यहाँ पर हमें पटना कलम दिखेगा। ब्रिटिश शैली, ठीक है। विशेषता के बारे में आपने बताया है चीज़ों को, ईश्वरी प्रसाद वगैरह का नाम लिया है, अतः इसे मधुबनी कला की भांति विस्तार एवं प्रदर्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण यह आज आर्ट गैलरी और म्यूजियम तक सिमट कर रह गया है। इसे स्थानीय पहचान जमकर मिली, नहीं, ये चीज़ मतलब कि अभी लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। आप जब कंक्लूड कर रहे हैं, तो चूंकि आप कंक्लूड कर रहे हो तो कंक्लूड करने में आप लिखेंगे ऐसे कि अतः आवश्यक ये है कि सरकार जो है वो पीपीपी के थ्रू, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यूनिवर्सिटी स्कूलों में इसकी शिक्षा और इसकी पढ़ाई पर जोर दे, तब जाकर इसमें क्या होगा, हम लोग संरक्षित इस तरह के कला को कर सकते हैं। फिर से उसे हम लोग मेन जो प्लेटफॉर्म है उस पर ला सकते हैं और समाज का एक हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है कि वो हमसे अभी दूर चली गई है पटना कलम, लेकिन हम उसको अपने प्रयासों से फिर से उसे जीवित कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजों में, और फिर वहाँ पर लोग जो है वो कलाकार बन सकते हैं पटना पेंटिंग की। ये जो पटना कलम है, चीज़ें आपने कुछ मिस की हैं, इसलिए इस आंसर के लिए 3.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, देखते हैं कि क्या आपने लिखा है। मौर्य काल में कला का विस्तार उच्च स्तर पर हुआ। प्राचीन काल में कला का निरंतर विस्तार होता है जो आज तक इसकी विश्व की गति देती है। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला, राजकीय कला, लोक कला, आप लिखेंगे ना यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वर्गीकरण हेडिंग देंगे ना, वर्गीकरण, मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला का वर्गीकरण, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन ये जो आप जो वर्गीकरण करते हैं ये मौर्यकालीन कला का केवल करते हैं, स्थापत्य कला एक अलग पोर्शन है, ओके। और
इसको थोड़ा-सा हम लोगों को सीखना पड़ेगा, इस वर्गीकरण को। मैंने किया है इसका वर्गीकरण, आप वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो मैं बहुत जल्द एक इस पर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, मौर्य कला का, कि किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। राजप्रसाद में 84 और 80 स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चीज़ों को आपने लिखा है, मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स से नीचे ही दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है आपकी। तो 4 मार्क्स से लेस इसमें हो सकता है। मुझे लगता है कि ये मार्क्स जो है 3.5 मार्क्स तक सिमट सकती है। और भी चीज़ों को इसमें शामिल किया जा सकता था, क्योंकि मौर्य कला और स्थापत्य कला की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मिसिंग हम लोगों को दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि आपने चीज़ों को कुछ बना दिया, जैसे स्तूप को बना दिया है, तो आ भी सकती है, 4 मार्क्स भी आ सकती है, नहीं तो फिर 3.5 मार्क्स से के आसपास इसमें रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आपने आंसर कुछ इस तरह से शुरुआत किया है कि ब्रिटिश द्वारा विभिन्न प्रकार के औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत का हर वर्ग शोषित हो रहा था, इससे किसान वर्ग भी अछूता ना रहा। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार राज्य के चंपारण क्षेत्र में यह आंदोलन शुरू हुआ, जो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे व्यापक आंदोलन था, जिसका आधार सत्य और अहिंसा था। चंपारण नदियों की प्रणाली के करीब होने के कारण कृषि के उपयुक्त थी। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, आप नदियाँ की प्रणाली यानी कि वही जो आप गंडक वगैरह रिवर के बारे में ये चल रहा दिमाग में, ठीक है। अनुबंधन किए जाते थे। इसी क्रम में चंपारण 3 कटिया सिस्टम की होती है, नील खेती होती है तथा किसानों का शोषण इस नीति के माध्यम से भरपूर हुआ। किसानों की लड़ाई पहली बार ब्रिटिशों से न होकर नील बगान मालिकों से थी। किसान का शोषण इस स्तर तक न होता यदि यूरोप में कृत्रिम नील की खोज न हुई होती। कृत्रिम नील की खोज जर्मनी में हुई, जिसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृत्रिम नील की मांग बढ़ी और भारतीय नील की मांग घटी। किसानों के पीड़ा से प्रभावित होकर राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और आने का आश्वासन दिया तथा प्रताप पत्रिका ने कई लेख छापे। राजकुमार शुक्ल से प्रभावित होकर गांधी जी बिहार आए तथा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम शुरू किए, जैसे निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर के बिहार में एसोसिएशन मोतिहारी, ये उन पर 144 धारा 144 लगा दिया गया। फिर भी अपनी भूमिका में रहे। जन जन से मिलना, किसानों की पीड़ा समझना। पत्नी कस्तूरबा ने विद्यालय एवं खुले विश्वविद्यालय की अवधारणा चंपारण में रखें। डॉक्टर डी दुबे द्वारा इलाज एवं चिकित्सीय कैंप चलाए गए, जिसके कारण, ठीक है, चंपारण आप दिया गया। इसका परिणाम निम्न है। परिणाम को आप इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। पहली बार जब किसानों को सफलता मिली, इस तरह से अवैध वसूली, वैध 3 कटिया पत्ती की समाप्त, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव। ब्रिटिश अधिकारी को एहसास हुआ कि भारतीय सत्याग्रह अपनाकर भी ब्रिटिश को झुका सकते हैं। पहली बार अहिंसक तरीके से आंदोलन सफल। महिला की भागीदारी, किसानों के मन में विश्वास, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली। पहली बार जन भागीदारी एवं सामाजिक सहभागिता देखी गई, जिसका व्यापक रूप 1942 के देखने को मिलता है, 42 में देखने को मिलता है, ठीक है। सत्य और अहिंसा ने भारतीयों को विश्वास, पहली बार व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा इससे प्रेरणा ली गई, ठीक है। अतः चंपारण सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन था जो बिहार की धरती पर सफल हुआ। हमें यही चीज सीखना है कि जब 38 मार्क्स का प्रश्न होगा, जब 36 मार्क्स का प्रश्न होगा, तो कम से कम इसका जो हमारा कंक्लूजन होगा आधे पेज से ज्यादा होगा। कंक्लूजन में चीजों को आप लिखते हैं, यहीं पर हमें भागना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि इस आंसर को भी हम लोग समेटने में लग जाते हैं। नहीं, 38 के जो प्रश्न है उसको आपको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए दिया गया है। आप 7 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्न को लिखने की कोशिश करते हैं और 38 में भी वही हाल रहता है। ऐसे हमें नहीं करना है, इस चीज से बचना है और इस चीज को हमें सीखना है। चंपारण सत्याग्रह जैसे प्रश्नों का जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कम से कम आधे पेज से ज्यादा होना चाहिए। ये आपको मार्क्स दिलाता है। इसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए आपको 18 से 20 मार्क्स आ सकते हैं। आपने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का आकलन किया है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों की विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, जिसका प्रभाव 1917 से लेकर वर्तमान में भी प्रासंगिक है। चरखा को बढ़ावा देना तथा चरखा के स्वदेश को बढ़ावा देना, महिला और विशेष पर ध्यान देना। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का जो आकलन है, आप जैसे कि पटना कलम में औरंगजेब वगैरह का नाम लिख रहे थे, वो मुगल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर जबकि जरूरत नहीं थी। लेकिन इस आंसर के लिए हम लोग गांधी जी के शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पर पूरी हमें आजादी है। क्योंकि एक दिन में तो रचनात्मक कार्य उन्होंने करना स्टार्ट नहीं ना किया। उन्होंने अफ्रीका में कैसे चीजों को सीखा और अफ्रीका में सीखने से पहले उनका बेस कैसे तैयार हुआ इन रचनात्मक कार्यों का, उसके बारे में भी हम लोग 4-5 लाइन लिख सकते थे। फिर अफ्रीका वाले बात को करते हैं, फिर अफ्रीका से भारत आने के बाद इन्होंने कौन कौन से काम किए उस पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। जैसे आपने लिखा है ना कि लघु एवं कुटीर उद्योग की बातें की गई, पंचायत की नींव रखी गई, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया तथा दलितों के लिए हरिजन शब्द युवा पर विशेष बल दिया गया, महिला सशक्तिकरण की बात कही गई,
ठीक है, असहयोग ब्रिटिश, यहाँ पर आप 78 सत्याग्रहियों को नमक आंदोलन में ले चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके रचनात्मक कार्यों में आएंगे, बहुत ही अच्छा। वर्तमान में शराब बंद 2016 की आप दिखाते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। अब ठीक है, अतः गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यों जैसे जैसे खादी पर बल, स्वदेशीकरण तथा शराब बंद चरखा की बढ़ावा देकर, इस आंसर के लिए आपको मुझे लगता है कि 15 से 18 मार्क्स दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा एवरेज देखिए, जब यहाँ पर हमें मौका मिलता है चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से लिखने के लिए, तो यहाँ पर भी आपके द्वारा भागम भागी की गई है, जबकि आपने बहुत ही दिल और दिमाग और से लगाकर जो 8 नंबर और 7 नंबर वाले पे समय खर्च किए हैं, क्या आपको लग रहा कि आपने इसके साथ जस्टिफाई किया है 38 मार्क्स के प्रश्न के लिए? तो बिल्कुल इसका आंसर है नहीं, आपने चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया है। इस तरह से आप लाइन को नहीं लिखेंगे तो बेहतर होगा। लाइन यहाँ से शुरुआत करेंगे ना, इसमें लग रहा कि आप एकदम हरी में हैं, मतलब जो लास्ट में हम लोग आंसर लिखते हैं उस तरह से हैं। तो खासकर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग हरी अप नहीं होंगे। इसके लिए प्रॉपर आप 25 मिनट का टाइम दे सकते हैं, 25 मिनट नहीं तो 20 मिनट का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ों में हम लोग इक्वली नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो 38 मार्क्स वाला प्रश्न है, इसमें हम लोग 20 मिनट का तो समय दे ही सकते हैं इसके लिए। यहीं पर हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होता है। और 8 और 7 नंबर वाले में यदि थोड़ी सी हरी अप भी हो जाए तो हम लोगों को मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर हरी अप होंगे तो फिर जो है वो इम्पैक्ट हमें दिखेगा। नाउ सेक्शन 2 में हम लोग आते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि ये करंट अफेयर का सेक्शन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दल की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। आपने कुछ इस तरह से आंसर को लिखा है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थित गठबंधन द्वारा दिल्ली में सरकार बनाई गई। यह चुनाव सिर्फ गठबंधन की सरकार नहीं बल्कि आम आदमी की हार भी है। आम आदमी की हार भी आम आदमी पार्टी की हार है। आम आदमी की हार कैसे हो गई? मतलब ये इस तरह की बातें जो है वो क्षम्य नहीं होंगी आप इस तरह से लिखेंगे तो। आम आदमी पार्टी की हार है, आम आदमी पार्टी की हार है इसमें हो गई, आम आदमी की हार कैसे हो जाएगी ये? क्योंकि वहां तो जीते हैं ना, तो वो जीते कौन है? लोग ही जीते हैं, तो हार इसमें हम नहीं दिखाएंगे। या हो सकता है कि आपसे यहाँ पर मिस हो गया हो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हजारों भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन के उभर कर आया था, खुद भ्रष्टाचार के दलदल के कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये आप और हम नहीं जानते हैं। ओके, हम और आप ये चीज़ नहीं जानते हैं। इस तरह से डायरेक्ट मतलब की लाइन को हम लोग नहीं लिखेंगे। गठबंधन की राजनीति की चर्चा पर, गठबंधन का अर्थ होता है विभिन्न पार्टियों द्वारा मिलकर सरकार चलाना। वर्तमान में बहुत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में गठबंधन की राजनीति ही नजर आती है गठबंधन सरकार द्वारा। तो एक एवरेज इसको आंसर कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू आंसर। क्वेश्चन जो है आंसर नहीं हमें दिख रहा है, वहां पर 2.5 या 3 नंबर के आसपास दिया जा सकता है। रूस यूक्रेन को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के कारणों का पर प्रकाश डालते हुए और इसके विभिन्न राजनीतिक पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। विश्व राजनीति पर पड़ने वाले, सबसे पहले यह कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के कारणों पर हमें प्रकाश डालना है। तो रूस यूक्रेन पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, जिसके तहत रूस द्वारा यूक्रेन के कुछ क्षेत्र डोहान्स्क, लुहांस्क पर कब्जा कर लिया तथा इससे पूर्व क्रीमिया पर अधिकार 2014 में किया गया था। अधिकार वगैरह जैसे जो शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें हमें सीखनी होती है। ये जैसे कि आपने लिखा है ना कि चल रहा है, जिसके तहत रूस द्वारा यूक्रेन पर कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। नहीं, कब्जा इसको नहीं कहेंगे हम लोग। कब्जा कर लिया, अधिकार में ले लिया, इसको अलग तरीके से लिखने का है। डायरेक्ट हम युद्ध के कारणों पर आते हैं कि यूक्रेन का अमेरिका समर्थित संघ नाटो के प्रति झुकाव बहुत ही अच्छा है वो। फिर आपने कारण को गिनाया है, तो कारण में यही सारी चीजें हैं। विश्व राजनीति पर प्रभाव पूछा गया था। देखिए, ये तो एक कारण था ही, नेटो को ये ज्वाइन करना, ये जो नेटो है ये तो एक कारण है ही। और फिर यहां पर भी नेटो लिखने की क्या जरूरत है? मतलब यहीं पर देखिए, यहीं पर आपका जो खिचड़ी है ना यहीं पर बन जा रहा है। इस जब आप डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम का मतलब होता है कि कम में ज्यादा दिखाना, कम में ज्यादा दिखाना। इस तरह से खिचड़ी बनाकर लिखने से बिल्कुल मतलब कि अच्छा नहीं मतलब प्रभाव पड़ता है। इसको बॉक्स में डालना, आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कहां पर शुरुआत हुआ, ये वाला कैसे मतलब कि स्टार्ट हो रहा है, इस तरह का मतलब कि ये सही बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इस तरह से लिखना आपके लिए, चीजों को आपने लिखने की कोशिश की है,
इसमें मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन मतलब कि ये सही मतलब कि तरीका नहीं है। चूंकि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, तो जो भी नए विद्यार्थी हैं वो थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना था कारण, तो मैं लिखता कारण, और मुझे यही बनाना है गोला, तो मैं इसको गोला बनाता, फिर एक कारण यहाँ लिखता, एक कारण यहाँ लिखता, एक कारण यहाँ, एक मतलब 4 कारण तो बहुत हो गए ना कारण। युद्ध के लिए एक ही कारण जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे लिए हमने 4 कारण लिख दिए और चारों का प्रॉपर देंगे। अब जब मान लीजिए कि यहाँ पर कारण 1 लिख दिया हमने, यहाँ पर दूसरा लिख दिया, तीसरा, चौथा, और फिर जब भी इस तरह की बातें होंगी उसको हम लोग लिखने के बाद बॉक्स में डाल देंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा ये वाला सिस्टम है। फिर आप लिखते प्रभाव इसका, मुझे लगता है कि इसमें 4 नंबर दे दिए जाएंगे आपको। 8 नंबर का वो क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी जो था, इसमें भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारत में कहा गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों तथा भविष्य में ऐसा मुहूर्त 147 वर्ष बाद आएगा, इसलिए देश विदेश एवं सभी, ठीक है, इस मेले में पढ़े लिखे भी पीछे नहीं रहे। IIT बाबा तो जर्मनी एवं विभिन्न देशों, इस तरह की चीज़ें मतलब कि एकदम से अच्छी नहीं लगती हैं लिखने में, मतलब कि जो मन में आया हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास लिमिट इसमें पेज है, समय है, इस तरह की कथा कहानी से नहीं चलेगा। यह साबित करती है कि यह केवल संस्कृति, धर्म, विश्वास और सामाजिक, जर्मनी एवं विश्व की भागीदारी नहीं। देखिए, सवाल को यदि हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हमें एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हमसे पूछा गया था कि ये एग्जैक्ट डेट भी दिया गया था। इसका मतलब है कि ये प्रयाग राज महाकुंभ मेले के बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग लिखते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ मेले का भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और वो योगदान जो है भारतीय संस्कृति में आपको दिखाना था, धार्मिक विश्वास में दिखाना था और सामाजिक समरसता में दिखाना था। ये मतलब कि अनएक्सेप्टेबल है IIT का यहाँ पर नाम लिखकर ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये चीज़ किसी भी हाल से, मतलब देखिए ये एक अलग चीज़ है। हमसे क्या पूछा गया है? भारतीय संस्कृति पूछा गया है, हमारे पास धार्मिक विश्वास को पूछा गया है, हमसे सामाजिक समरसता के बारे में पूछा गया है। एक पर्टिकुलर नाम लिखकर मतलब कि एकदम से आपने क्या कर दिया है चीज़ों को कि क्या कहते हैं उसको, रिल टाइप से इसको बना दिया है। इस आंसर के लिए मुझे लगता है कि आपको 3 नंबर्स नहीं, यदि 1 नंबर इसमें दे दिया जाए तो आपके लिए मैक्सिमम, चूंकि आपने चीज़ों को भटका दिया है खुद से, मतलब कि भटक गए हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी भटक सकते हैं इस चीज़ को देखने के बाद आंसर को। इस तरह से आंसर हम लोग नहीं लिखेंगे, खासकर इस तरह के प्रश्नों के लिए। ये सब हमें ध्यान में रखना है। इससे साफ जाहिर होता है कि आपने चीज़ों को, मतलब कि जो आपने चीज़ों को देखा मीडिया में, जिसका आपके पास कोई तर्क वितर्क नहीं है, उसका कोई पॉजिटिव निगेटिव बातें नहीं है, और आपने उसी को लिख दिया गया है, जबकि इसमें प्रश्न ये पूछा ही नहीं गया है। तो ऐसे नहीं हम लोगों को क्या करना है ऐसे प्रश्नों के लिए। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। बिहार पिछड़ा राज्यों की श्रेणी में आता है। इसका विकास किया जाना आवश्यक है क्योंकि बिहार के पास अधिक संख्या में जनसंख्या, लाभांश की आबादी है। आवश्यकता क्यों यानी और महत्व आपने लिखने की कोशिश की है। पिछड़े वर्गों के उत्थान में, गरीबी को घटाने। ये नोट्स नहीं बना रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत सारे लोगों के कॉपियों में देखने को ऐसे मिल रही हैं। इस तरह की चीज़ों से जितना हो सके हमें बचना है, और यदि इसको करना है, इस तरह की चीज़ों को करना है, तो एकदम से अच्छे से उसका प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ये मतलब कि बहुत ही खराब लगता है चीज़ों को देखने से, और क्लियर नहीं हो पाते हैं। आप खुद एक बार इसको पढ़ कर देखिए कि क्या आपको क्लियर हो पा रही है वो चीज़ें जो आपने लिखा है। नहीं, वो आप खुद के लिए लिख सकते हो, ये बातें जो है किसी दूसरे के पास इंफॉर्मेशन जा रही हैं। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग नहीं लिखेंगे। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए 2 नंबर दिए जा सकते हैं, नहीं तो इससे भी कम मार्क्स दिया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके बारे में हम लोगों से पूछा गया है कि यदि, चूंकि वो तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं, 47वें राष्ट्रपति वहाँ के हैं, तो इनके राष्ट्रपति बनने से अमेरिका की जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर किस तरह की इंपैक्ट पड़ेगी। हमें क्या करना है कि तर्क के साथ इसका विश्लेषण करना है। तर्क के साथ विश्लेषण करने का मतलब हुआ उदाहरण के साथ बताते हुए कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ये तर्क कहलाता है, ऐसा हो सकता है। जैसे देखते हैं कि क्या इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है। हाल में ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अमेरिका प्रथम नीति के तहत संरक्षणवाद और निवेश बढ़ाने के लिए टैरिफ लगाया है। बहुत ही अच्छा आपने शुरुआत किया, जिससे संरक्षण और व्यापार युद्ध को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार युद्ध हम नहीं कह सकते हैं, व्यापार युद्ध को बढ़ावा मिलेगा। प्रभाव
निवेश आर्थिक विकास चाइना 37 ठीक है। भारत का महत्व, तो ये भी मतलब कि पूर्ण आंसर नहीं माना जाएगा, 2 या 2.5 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला प्रश्न था, उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए, साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे, उदाहरण सहित हमें स्पष्ट करना है। आपने कुछ इस तरह से चीजों को लिखा है। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय में व्यक्ति हो सभी के लिए एक समान कानून लाना, यह विशेष कर तलाक, विवाह और गोद लेने आदि के प्रथा को लागू होगा। इसी क्रम में उत्तराखंड द्वारा एक समान नागरिक संहिता लाया गया है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पूर्व 1858 से ही गोवा में ठीक है लागू है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का चर्चा किया गया है। यदि एक नागरिक संहिता लागू होता है तो अनुच्छेद 14 कानून के समझ सभी पहलू सफल होते नजर आएंगे। इस संदर्भ में कई चुनौतियों को भी देखा जा सकता है। तर्क और विपक्ष में तर्क को देख सकते हैं, जैसे कि तर्क समर्थन में आपने अच्छा किया है टेबल बनाकर। तर्क में आप देते हैं समर्थन के तौर पर कि सभी के लिए एक समान कानून को बढ़ावा और अलग अलग कानून कारण सभी का दमन समाज नहीं, सभी समान नहीं है। विपक्ष में तर्क इस तरह से आप कहते हैं अनावश्यक बोझ, महिला सशक्तिकरण ठीक है। ये ठीक है। विभिन्न विवाह तलाक सही है। भारतीय समाज में सामाजिक उदाहरण की तलाक आप सही लिख रहे हैं। मुस्लिम महिला के तलाक लाने के तरीके में बदलाव। अतः देखते हैं आप निष्कर्ष क्या कर रहे हैं। अतः राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत वर्णित अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को पूरा किया जाता है तो भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कानून के क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे जो हमारे समाज के लिए एक निर्णायक कदम साबित होंगे। ठीक है, आपने निष्कर्ष अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी ये आंसर जो है मतलब कि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर छूटी हुई है। इस आंसर के लिए मुझे नहीं लगता कि 18 से ज्यादा मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें वाले प्रश्न को चूज किया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के संबंधित फायदे और नुकसान का भी हमें क्या करना है, चीजों को बताना है। इसको विश्लेषित कीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है देश में लोकसभा, राज्य के विधानसभा के तहत स्थानीय स्तर के सभी चुनाव को एक साथ संचालित करवाना। 52 से 67 तक देश में एक साथ चुनाव की प्रथा था, लेकिन यह टूट गया जब हाल ही में 2023 में एक राष्ट्र एक चुनाव ठीक है रामनाथ कोविंद हुआ। इस समिति द्वारा निम्न सुझाव दिए गए। एक साथ चुनाव कराने पर बल दिया गया। एक साथ चुनाव कराने से सरकार का अनावश्यक समाज ठीक है। फायदे प्लस नुकसान के बारे में अब बात करते हैं। आचार संहिता, इस तरह की बातों को आप करते हैं, सही है इस चीज को, लेकिन आपने बहुत ही कम में लिखा है इसको और एग्जैक्ट क्लियर नहीं करा पाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 17 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा की कोई मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है। अब जो है आपने सेक्शन 3 में ये वाले प्रश्न को अटेम्प्ट किया है, तो मैंने इसका उस समय आंसर नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर मैं अभी नहीं, आपने ये वाला आंसर किया है, बी वाला आंसर किया है, बहुत ही अच्छा। तो इसमें आपको जो है बार डायग्राम वाले में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका सही है। ए का इतना आंसर आएगा, सही है। बी का 23.87, यहाँ पर 52.25% सही है। और ई का 4.72% और ये डी का 4.72% और ई का 93.33%। आपको 36 आउट ऑफ 36 यहाँ पर मिल गए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आपने ये पाई डायग्राम नहीं किया था, चूंकि मैंने पाई डायग्राम किया था, आपने ये वाला आंसर किया है, ये लाइन डायग्राम वाला। तो लाइन डायग्राम वाला मैंने उस समय नहीं सॉल्व किया था एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। अब इसमें आपके जैसे मार्क्स होंगे वैसे आपके इसमें नंबर्स दिए जाएंगे। फिर भी आपने बहुत ही अच्छा किया है चीज़ों को, क्योंकि 3 घंटे में इतनी सारी चीज़ों को कर पाना मतलब कि एक बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि इस कॉपी पर 170 प्लस मार्क्स से ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि आपने चीज़ों को लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने DI वगैरह को जैसे ही सही कर लिया है और मिला जुलाकर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों भी सही है, तो 170 प्लस मार्क्स इसमें आ सकते हैं।